ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फॉर यूथ। ये टॉपिक जो है ये केवल गुरुकुल वासियों के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि गुरुकुल में तो लाइफ बहुत सारा मैनेज होता है। सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर प्रकार का नरिशमेंट एक सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, रेगुलेटेड। लेकिन आगे जाकर आप जब पास आउट होएंगे गुरुकुल से, आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए हॉस्टल में या जॉब के लिए कहीं, बिजनेस के लिए कहीं बाहर के जगह पर जाओगे, तब मैं ये जो बता रहा हूँ ये टिप्स काम आएंगे। अभी भी काम आएंगे, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं आएंगे, लेकिन ये खास करके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है वो सारे जीवन के लिए है, और इसीलिए इन तत्वों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है कि हमें अपने जीवन की जो किताब है वो थोड़ा ढंग से लिखनी चाहिए। हमारा जो जीवन का किताब है वो क्या है एग्जैक्टली उसमें 100 चैप्टर्स हैं, जो हमारे 100 साल की जीवन की साथ तुलना की जा सकती है। वो हर चैप्टर में 365 पेज हैं, और एक हर पेज जो है वो हमारा एक दिन है। ऐसे एक चैप्टर क्या होता है, एक ईयर होता है लाइफ का। तो इमेजिन करो कि मृत्यु के समय आपको ये पुस्तक पढ़ने मिल रही है पूरी, तो कैसे चाहिए आपको ये पुस्तक? कौन से इमोशंस इसने क्रिएट करने चाहिए? एनी आंसर्स? ओके, स्पिरिचुअल लगनी चाहिए पुस्तक। बहुत अच्छा आदमी था उसने, दुनिया के लिए बहुत अच्छा, वेरी फुलफिलिंग कंट्रीब्यूटिंग लाइफ, ऐसा लगना चाहिए पढ़ने के बाद। और कोई? वैष्णव की सेवा। ओके, भगवत भक्तों की सेवा किया हुआ जीवन बिताया इसने। और कोई? हाँ, एक हैप्पी, एक्साइटिंग, बोरिंग नहीं, ऐसा जीवन दिखना चाहिए उसमें। और वो किताब पढ़ के हमारा अगला डेस्टिनेशन पता चलना चाहिए। हाँ, वो किताब पढ़ के अंदाजा आना चाहिए कि आदमी किधर गया रहेगा इसके बाद। और कोई? एनी अदर क्लू? तो अगर ऐसा आपको चाहिए, आपने जो कहा कि द बुक शुड बी लाइक दिस, तो हर दिन उसका जो एक एक पेज बन रहा है उसमें उसके कोई तो पहलू होने चाहिए, तभी वो एंड रिजल्ट में ऐसा दिखेगा पुस्तक कि वो इस तरीके का बना है। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार हम ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं अपने जीवन के लिए, जिसमें हम खुद अपने जीवन के शिल्पकार है या राइटर है कि किस प्रकार का मैं चाहता हूँ मेरा जीवन। हम तो आया दिन जो परिस्थितियाँ, उलझने, कंडीशंस, कंडीशनिंग्स इनके साथ हम जूझ रहे हैं, उनको ऐसा स्वीकार करते हैं मानो यही जीवन है। ऐसा स्वीकार करते हैं कि मानो यही जीवन है, इसके आगे और जीवन क्या होता है। आज का दिन निकाल दिया मैंने, फिर कल एक दूसरा दिन आया, उसको भी आज निकाल दिया मैंने, फिर तीसरा दिन आया, उसको भी निकाल दिया मैंने। ऐसे करते करते पूरा जीवन चला जाता है कई लोगों का। और बहुत बार ऐसा होता है कि मृत्यु के समय उनको बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है। क्या रिग्रेट रहता है? कि आई डिडंट लिव माई लाइफ फॉर फुल। हाँ, मैंने बहुत कुछ करना था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट गई मेरे से जो नहीं कर पाया मैं। नाउ आई एम डाइंग अ वेरी अनफुलफिल्ड और अनअकम्प्लिश्ड काइंड ऑफ फीलिंग। अकृतार्थ इव प्रभु। अकृतार्थ मतलब नॉट वेरी अकम्प्लिश्ड इन लाइफ। तो इसलिए हर दिन हमें सोचना चाहिए कि व्हाट्स द वन थिंग दैट आई वांट टू अकम्प्लिश टुडे दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस
इन द बिग पिक्चर ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए आज का ये टॉपिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का बहुत रिलेवेंट है सबके लिए। तो 3 चीज़ें हैं, इसको टैब फॉर्मूला बोलते हैं, थिंकिंग, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये हम चेंज नहीं करते हैं तो अपने जीवन को चेंज नहीं कर सकते, है कि नहीं? जब तक हम ऐसे रिएक्टिव रहेंगे कि जो आ रहा है हमारे साथ, परिस्थिति हो रही है, उसके साथ हम ऐसे ही पैसिवली गुजारा कर ले रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग, फुलफिलिंग, अकम्प्लिश्ड नहीं होने वाला है। तो इसीलिए पहला चीज़ है कि एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपीट आफ्टर मी, आई एक्सेप्ट 100% responsibility for my thinking, for my attitude, and for my behavior. Thus, I accept 100% responsibility of my life. मैंने दूसरों ने स्क्रिप्ट किया हुआ जीवन जीना नहीं है। मैं अपने थिंकिंग और एटीट्यूड्स और बिहेवियर को अपने तरीके से रखूँगा और उसके द्वारा मैं अपने जीवन की किताब में खुद के ऐसे कुछ पन्ने लिखूँगा जो मुझे लिखने हैं, जिस तरीके का जीवन मैं देखना चाहता हूँ। सो इट ऑल बिगिन्स विद टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादातर होता क्या है, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। इफ़ ओनली माई पेरेंट्स वेर लिटिल कोऑपरेटिव, इफ़ ओनली माई मनी मेकिंग वॉज गोइंग लिटिल बेटर, इफ़ ओनली माई employers or teachers were not so hard time giving, I would have made so much nice progress. मतलब if only के बाद बहुत कुछ डाल सकते हैं हम, और उसके बाद जो लाइन बोल रहे हैं ना, then I would have made progress, then would have become accomplished, then I would have done this, then would have done that. तो तुम करो ना, तुम ये क्लॉज क्यों डाल रहे हो हर जगह पे, if only? तो इसलिए मेरी हैबिट्स या मेरे आउटकम्स मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। ये शुरुआत है लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए। तो बहुत बार इसके लिए काम आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी कभी आप देखो, रात के अंधेरे में आप किसी बंद कमरे में या अंधेरे घर में घुस जाते हो और आपके पास फ्लड लाइट है, वो ब्रह्म ज्योति हमारा, वो फटाक करके ऐसे डाल देते हो, फोकस, सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ता है कि वो उस कोने में एक बिल्ली बैठी हुई है, उधर एक बैट बैठा हुआ है, यहाँ टेबल है, चेयर है, वहाँ सोफ़ा सेट है, उसके ऊपर ठुक सकता है कहीं, यहाँ नाइफ रखा हुआ है, चाकू, वहाँ खाने के सामान रखे हुए हैं, क्लियरली समझ में आता ना। तो ऐसा कोई फ्लड लाइट जो हमारे अंतरात्मा में डाला जाए, जिससे हमें क्लियर पिक्चर मिले, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, सब कुछ क्लियरली दिखाई दे, उस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक जीवन जब हम पालन कर रहे हैं तो हमारे थिंकिंग के पैटर्न्स, हमारे एटीट्यूड के पैटर्न्स और हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स हमें पहचान में आने चाहिए। उसमें से कुछ हैं जो सेल्फ सैबोटाइजिंग है, मतलब हमारा नुकसान करने के लिए ही बने वो, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अगर हम परस्यू करेंगे तो हम पूरा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं भौतिक जंजाल से। तो ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए थिंकिंग, बिहेवियर एंड एटीट्यूड को जो व्यक्ति चेंज कर सकता है वह अपने जीवन को बदल सकता है और वह अपने हिसाब से अपनी किताब लिख सकता है। तो बिहेवियर को कैसे चेंज करें? तो पहला है कि डिस्क्रिमिनेशन, सद असद विवेक बुद्धि। ये कहाँ से आएगी? गुरु, साधु और शास्त्र से। अच्छे से श्रवण करेगा कोई व्यक्ति, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल रहा है, या कोई भी फील्ड का जो निष्णात व्यक्ति है, उसके द्वारा दिया गया जो इनपुट्स है, टिप्स है, उसको अगर हम सीरियसली लेते हैं तो हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा लाइफ में कि कौन सा चीज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा टेम्पररी है, कौन सा इटर्नल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन। आई गॉट टू नो व्हाट इज़ गुड, नाउ आई नीड टू डू इट। बहुत बार होता है कि हमें पता तो है कि क्या करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते उसको।
उसका एक मुख्य कारण है कि वी डोंट हैव डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहाँ से आता है? विल पावर से। और डिटर्मिनेशन दूसरी जगह से आता है, वो है एनवायरनमेंट या एसोसिएशन से। बहुत बार हमारा पर्सनल विल पावर जो है वो वीक पड़ जाता है, और उस समय हमने अगर ऐसे लोग जोड़ के रखे हैं जीवन में जो बहुत स्ट्रांग है, और हमारे विल पावर को वीक होने पर भी हमें गलत काम नहीं करने देते हैं, तो हम तर जाते हैं। तो इसीलिए विल पावर कभी कभी इट्स अ साइनोसॉइडल वेव, कभी बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है, कभी अचानक पीक आता है उसमें, कभी अचानक ट्रफ आता है। उस पर हम आधारित नहीं रह सकते। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट एसोसिएशन क्रिएट करना है हमारे बाजू में जो हमारे सुरक्षा कवच का काम करे, हमें हमेशा बचाए रखे। जैसे आप इधर गुरुकुल में हो, रोज़ मंगल आरती करना, जप करना, या जो भी समय समय पर सोना, समय पर उठना आसान है कि नहीं है? बहुत बार आपका विल पावर वीक पड़ता है कि नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी आप करते हो कि नहीं सही काम? यही आप घर जाते हो तो क्या होता है? हाँ, सारा पूरा हिल जाता। विल पावर नहीं है तुम्हारे पास, है, लेकिन उसका वेव्स चालू हो जाते हैं फिर वहाँ पे। और इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ करना है तो डिटर्मिन्ड लोगों के संग में करना है। और डिटर्मिनेशन को प्राप्त करने के लिए कृष्ण की शक्ति को साधना के द्वारा धारण करना है। हाँ, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, वरना वो कृष्ण नहीं शक्ति देंगे तो हमारे अंदर वो टेम्पटेशन को या फियर्स को रेजिस्ट करने का क्षमता नहीं आ सकता। और तीसरा चीज़ है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का अर्थ क्या है कि हम अपने आप को एक ऐसे स्पिरिचुअल, एकेडमिक या एंटरप्रेन्योरशिप के रिगर में डालते हैं जो रिगर हमने सोच समझकर डिज़ाइन किया हुआ है। रिगर समझते हो ना? एक रिदम लाइफ का। आप कैसे उठते हो, कैसे साधना, स्टडी या फैमिली केयर, जो भी आपके कार्य हैं उसको कितना अच्छे से करते हो, उसका आपने रिदम बिठा के रखा है खुद के लिए। तो रिदम को ही हम कहते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन। उस रिदम को टूटने नहीं देना है। डे आफ्टर डे सेम थिंग यू डू कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको फर्क जो आता है वो समझ में आएगा। ऐसा एक पियानो वादन करने वाला व्यक्ति था, बहुत खतरनाक पियानो बजाता था। पीपल यूज्ड टू गेट मेस्मराइज्ड व्हेन ही यूज्ड टू प्ले पियानो, कि क्या बजाता है। उसने एक बार स्टेटमेंट, किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे मास्टरी मिला तुमको? उसने बोला 10,000 आवर्स। कितना प्रैक्टिस किया मैंने इसको? 10,000 आवर्स। तो अगर दिन का 8 घंटा किया है तो ऐसे 4 साल लगाए मैंने ये लेवल पे आने के लिए। हर दिन 8 घंटा प्रैक्टिस किया पियानो, तो ऐसे कम से कम 4 साल डालने के बाद ये लेवल आता है। अगर 2 घंटा डाला तो 32 ईयर्स के बाद वो लेवल आता है। तो हम जपा में 2 घंटा डाल रहे हैं ना, तो जपा परफेक्ट करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए टाइम? 32 ईयर्स। वो भी हर दिन का जपा अच्छे से करने पर, ऐसा नहीं कि कुछ भी जपा किया। 32 ईयर्स तक अच्छा रियली एफर्ट के साथ किसी ने जपा किया तो इसलिए डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जब पूछा गया कि तुम आगे कभी कभी गलती नहीं करते हो क्या फिर बजाते समय, उसने कहा कि आई डू मेक मिस्टेक्स। मैं जब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ डेली, अभी मैं परफेक्शन लेवल पे अभी आ गया हूँ, फिर भी मैं अगर डेली प्रैक्टिस नहीं रखूँगा इस चीज़ का तो मेरे से गलती होता है। तो कैसे पता चलता है? बोलता कि मैं फर्स्ट एक दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया एंड आई गो फॉर परफॉर्मिंग, आई कम टू नो कि मैंने बराबर नहीं बजाया। 2 days आई मिस, 2 practices आई मिस, आई गो टू परफॉर्म, माई टीचर कम्स टू नो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे। 3 days आई मिस एंड आई गो फॉर परफॉर्मिंग, माई ऑडियंस कम्स टू नो। जो लोग सुन रहे मेरे से उनको समझ में आता है कि प्रैक्टिस करके नहीं है। यह है डिसिप्लिन का महत्व। तो कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि भौतिक जगत में खास करके कि हम तो अभी निष्ठा, रुचि, आसक्ति स्तर पे चले गए, अभी क्या साधना भक्ति के नियम पालन करना, या कोई भी फील्ड के, मतलब भक्ति के ही नहीं, पढ़ाई के हो, कोई भी अन्य चीज़ के हो। सो बी वेरी केयरफुल विद दीज 3 थिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। ये आपके बिहेवियर को पक्का रखते हैं हर बार। हाँ,
एंड दिस एक्चुअली कम्स बाय ब्लेसिंग्स. हमारे गुरुजनों के अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं तो वो व्यक्ति गलती करता ही नहीं है. ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड. महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः. सो ही इज फुल्ली अंडर स्पिरिचुअल एनर्जी और उसके कारण वो गलती नहीं करता. तो ये हुआ बिहेवियर. फिर नेक्स्ट है हाउ टू चेंज दैट बिहेवियर. अभी पता चल गया मेरे को गड़बड़ है मेरे में, तो बदलेंगे कैसे उसको. तो इसके 4 स्टेजेस आते हैं. पहला स्टेज है कि unconscious incompetence. You are unaware of the skill and you lack proficiency. तो you are unaware of the skill and you are unaware of your lack of proficiency. मतलब तुमको ये भी पता नहीं कि मेरे पास क्या नहीं है. वो नहीं है और पता नहीं कि क्या नहीं है. इसको क्या कहते हैं? unconscious incompetence. फिर एक दिन समझ में आने लगता है अरे ये स्किल बहुत ज़रूरी है. तो you are not now unaware of your proficiency बट यू आर स्टिल अनअवेयर ऑफ द स्किल. वो पूरा आया नहीं अभी तक तुम्हारे अंदर. तो उसको कहते हैं कॉन्शियस इनकम्पिटेंस. फिर एक दिन आता है कि यू आर एबल टू यूज द स्किल बट ओनली विथ सम एफर्ट. कॉन्शियस कंपिटेंस. तुम सचेत हो कि मैं बराबर कर रहा हूं अभी. और एक दिन ऐसा आता है प्रैक्टिस करते रहोगे तो यू बिकम अनकॉन्शियस कंपिटेंट. तुम ऐसे परफॉर्म करते हो उस स्किल को और तुम उसके प्रति सजग नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो कि मैं वो स्किल हासिल कर लिया, मैंने बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ. मैं एक उदाहरण देता हूँ. हम सब ने साइकिल सीखी है या कार ड्राइविंग सीखी है. तो उसमें पहला स्टेज क्या था? साइकिल चलानी आती भी नहीं थी और साइकिल चलाना होता ये भी नहीं मालूम था. ये कुछ काम का चीज़ है. फिर उसके बाद साइकिल नहीं आती मेरे को, साइकिल हाथ में आ गई लेकिन सब जगह आके गिर रहे, सर पटक रहे, घुटने फोड़ रहे सब कुछ चल रहा है. सो दैट वाज कॉल्ड कॉन्शियस. यू आर कॉन्शियस ऑफ लर्निंग प्रोसेस बट यू आर इनकम्पिटेंट स्टिल. नहीं आ रही है फिर भी चलाने की. फिर उसके बाद क्या आ गया? तुम ऐसे समझ में आ रहा है तुमको भी अभी मैं बैलेंस कर रहा हूँ बराबर से, अभी मैं स्पीड कंट्रोल में रख रहा हूँ, मैं अभी बराबर टर्न मार रहा हूँ. तो हम कॉन्शियसली साइकिल चलाया, वही कि नहीं? कॉन्शियस कंपिटेंस. उसके बाद वहाँ स्टेज आया क्या? अनकॉन्शियस इम्पिटेंस. आपने देखा है कुछ लोग होते हैं साइकिल ऐसा चलाते हैं फिर फ्रेंड के साथ गप्पे मार रहे हैं, कोई गाड़ी में साइड में कट मार के चला गया तो उसको थोड़ा 4 गाली सुना रहे हैं. यू नो कभी कभी लोग हाथ पैर दोनों छोड़ देते हैं साइकिल पे से, सिर्फ बटक से कंट्रोल करते हैं उसको यू नो चलाते समय देखा आपने. दे आर कॉल्ड व्हाट? अनकॉन्शियस कंपिटेंस. तो ये हर फील्ड में है. ये 4 लेवल्स जो है ये हर फील्ड में है. इसलिए तुम्हारा शिक्षक जब तुमको बोलता है ना कि तुम्हारे अंदर ये इनकम्पिटेंस है और तुम्हें पता नहीं है ये, तो तुमको कौन सा स्टेज समझना चाहिए वो? मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक कमी है, तुमको खुद को नहीं मालूम, तुमको उसका महत्व भी नहीं मालूम. तुमको ऐसा लगता है सो व्हाट, नहीं है तो नहीं है. लेकिन वो टीचर को मालूम है कि भैया वो ज़रूरी है. अगर तुमको आगे जाके इस तरीके का सेवा करना है, स्पिरिचुअल लीडरशिप देनी है या जो भी, तो ज़रूरी है. सो दैट इज़ हाउ दिस स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ. तो यहाँ पे उसके चित्र भी दिए हैं, यू नो, बच्चों के साइकिल चलाने के आप देख सकते हो. तो अभी तक हमने देखा कि एटीट्यूड में क्या बदलना है. नो ब्लेमिंग, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बहुत ज़रूरी बदल है एटीट्यूड में. थिंकिंग में क्या बदलना है? सेल्फ अवेयरनेस. और बिहेवियर में क्या बदलना है? डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन. इन चीज़ों को अगर हम अपने हाथ में पकड़ लेंगे, कंट्रोल में लाएंगे, मैं इसको, दिस इज अंडर माई केयर, ओके, ये कोई दूसरा नहीं करने वाला है मेरे लिए, स्वयं भगवान भी आके नहीं करने वाले, मुझे करना ही है. मेरे पास दिया इसका क्षमता भगवान ने, अभी मैं इसको यूज़ करूँगा. दैट इज़ द डे यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग. उस दिन से आप बदलना शुरू होता है. और अभी हम देखेंगे, ये था पहला टिप. व्हाट वाज द फर्स्ट टिप इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट? Write your book of life
मैच्योरली। ये पहला टिप था, और उसको कैसे लिखना है मैच्योरली वो भी हमने देख लिया। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी अ प्लस टाइम मैनेजर। अभी दो प्रकार के टाइम मैनेजर लोग होते हैं, प्लस टाइम मैनेजर, माइनस टाइम मैनेजर। तो अगर आप अपने दिन को या समय को मोटा मोटी देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है वो। एक है रेस्ट एंड रिक्रिएशन, दूसरा है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, एंड तीसरा होता है परफॉर्मेंस। ये 3 जोन्स होते हैं डे के। जैसे रात को हमारे लिए गुरुकुल में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, ये क्या है? रेस्ट एंड रिक्रिएशन। फिर सुबह है 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, वो क्या है? प्रिपरेशन, प्लानिंग, साधना, गेटिंग रेडी, यू नो। फिर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक परफॉर्मेंस, सेवा, स्टडी, ये वो। तो फिर 6 से लेकर 8 बजे तक थोड़ा सा वापस रिक्रिएशन, यू नो, प्लानिंग, है कि नहीं? ऐसे दिन जा रहा ना। अभी जब आप परफॉर्मेंस मोड में हो, लोगों के साथ में हो, तो आप 3 काम करते रहते हो। एक होता है ऑर्गेनाइजिंग, आइदर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स और ऑर्गेनाइजिंग पीपल अराउंड यू। दूसरा होता है डूइंग, यू आर डूइंग सम वर्क इन दैट टाइम। और तीसरा होता है इंटरेक्टिंग, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद पीपल, कुछ आदान प्रदान हो रहा है, उसमें इंटरेक्शन चल रहा है। लोगों के साथ आदान प्रदान, वस्तु व्यक्तियों का ऑर्गेनाइजिंग, या फिर परफॉर्म, खुद का डूइंग, वी आर डूइंग समथिंग ऑन द टास्क दैट इज गिवन टू। समझ रहे हैं ना? तो प्लस टाइम मैनेजर क्या होता है? ये जो 3 टाइम जोन्स हैं, प्लानिंग, डूइंग, इंटरेक्टिंग, ये तीनों अगर प्लस है आपके लाइफ में, देन व्हाट इज योर स्टाइल? अ बैलेंस्ड पर्सन। आप प्लानिंग अच्छा करते हो, डूइंग अच्छा करते हो, लेकिन इंटरेक्टिंग में इतने अच्छे नहीं हो, देन यू आर डूइंग योर ओन थिंग्स वेल, दूसरों के लिए तुम इतने उपयोगी नहीं हो। फिर तुम्हारा प्लानिंग में गड़बड़ है, लेकिन तुम डूइंग एंड इंटरेक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, बिना सोच समझ के कुछ काम कर ही देते हो, और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर ही लेते हो। तो उसको कहते हैं यू डू अदर्स प्रायोरिटीज वेरी वेल। तुम्हारे जीवन की प्रायोरिटी तुमको मालूम ही नहीं है क्या है करना, लेकिन तुम दूसरों के काम बहुत अच्छे से करा के देते हो, बिकॉज यू आर डूइंग गाय एंड इंटरेक्टिंग गाय। तो तुम्हारा फोकस कहाँ से हट जाता है? पर्सनल लाइफ के डेवलपमेंट से। और अगर तुम डूइंग में निगेटिव हो और प्लानिंग एंड इंटरेक्टिंग में हाई हो, प्लस प्लस, यू हैव गुड इंटेंशंस बट यू गेट नो वर्क डन। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन कुछ काम तुमसे नहीं बनता, बस सारा समय लोगों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चैटिंग, टॉकिंग, स्क्रोलिंग, वीडियो कॉलिंग, दिस कॉलिंग, दैट कॉलिंग, सेंडिंग मैसेजेस, बस उसमें ही पूरा दिन चला जाता है उसका। यू आर अ गुड सोल, यूजलेस बट, यू नो। सो ऐसे व्यक्ति हो तुम। तो इसलिए माइनस टाइम मैनेजर होते हैं। अभी इसमें क्या था? कम से कम 2 प्लस थे, तीनों प्लस रहते तो बेस्ट है, लेकिन इसमें क्या था? कम से कम 2 प्लस थे। अभी 2 माइनस वाले लोग देखते हैं हम। द फर्स्ट इज ओनली प्लानिंग, नो डूइंग, नो इंटरेक्टिंग, दिस इज कॉल्ड डे ड्रीमर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, शेख चिल्ली। फिर दूसरा है प्लस विद डूइंग, दैट गाइ इज वर्कोहॉलिक। वो देखता नहीं मेरा लाइफ के साथ क्या चल रहा है, दूसरों की क्या जरूरत है, बस काम करने का मेरे को, यू नो। और तीसरा है वो इंटरेक्टिंग में प्लस है, ही इज अ डिलाइटफुल बट इनकम्पिटेंट, इज गुड टू बी विद इन सोशल सेटिंग्स, लेकिन लोग उसको किसी सीरियस काम के लिए इनवाइट नहीं करते ना वो खुद को कभी इनवाइट करता है खुद के लाइफ में कुछ सीरियस करने के लिए, यू नो। और तीसरा है ऑल नेगेटिव, दैट गाइ इज नाइदर डिलाइटफुल नॉर कॉम्पिटेंट। आयाराम गयाराम। लोचन बोले सही पापी एलो और गेलो। तो थिंक अबाउट इट। तुम अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोचो
कि मेरा कौन सा कैटेगरी है और उसको सिर्फ लिख दो उधर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, जो भी तुमको लिखना है, जस्ट राइट दैट मच. माई टाइप, am I a plus time manager, minus time manager, and what am I exactly doing in my life? So I'll show you both the slides again. Yeah, you can take pictures whenever you want. And this is plus time manager, then there is minus time manager. ठीक है? So you write your own type. और अगर तुमको नहीं पता है तो तुम अपने फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को पूछ सकते हो, वो बताएंगे तुमको. तुम ना थोड़े से ना डे ड्रीमर टाइप हो. वो बताएंगे. यस, हाँ, मुझको भी पूछ सकते हो. तो इसलिए क्या जरूरी है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मपरीक्षण. पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स ब्रिंग जॉय एंड प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट्स ब्रिंग जॉय. ये सूत्र याद रखना. वी वॉन्ट बोथ थिंग्स इन लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड रिजल्ट्स. ओनली वन इफ यू फोकस यू विल बिकम मिजरेबल. अब देखिए, प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, वो भी ऐसे लोगों को पकड़ के, हिप्पी, जैसे रामचंद्र जी ने बंदरों को पकड़ा ना लंका को कॉन्कर करने के लिए, वैसे प्रभुपाद जी ने ये हिप्पियों को पकड़ा कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान पूरे जगत में. तो प्रभुपाद का क्या खूबी रहेगा कि ही कीप पीपल वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ हिमसेल्फ इन रिलेशनशिप. हर एक को लगता था कि प्रभुपाद जी मेरे साथ बहुत व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं और मेरे को बहुत नरिश करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद सिर्फ वो ऐसे ही उलझे रहे कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बीवी, तुम्हारा खाना पीना रहना सोना और मिशन कहीं आगे बढ़ा ही नहीं. ऐसा को कुछ हुआ नहीं. मिशन के रूप में देखा जाए तो लोगों ने क्या क्या जाके कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेवाएं की. इतना पावरफुल एग्जाम्पल है वो हमारे लिए प्रभुपाद जी का. प्रभुपाद होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स. उन बोलते थे कि तुम सो व्हाट हैव यू डन फॉर कृष्णा. तो ये जो बैलेंस है लाइफ में वो समझ में आना चाहिए. कभी कभी हमारे फ्रेंड्स लोग ऐसे होते हैं, उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आता. दे आर जस्ट वांटिंग टू गिव अस डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, है कि नहीं. बोलते हम लोग का फ्रेंडशिप बहुत मस्त है. क्यों? हम लोग टाइम पास अच्छे से कर लेते हैं एक दूसरे के साथ. लेकिन उसका फायदा किसको है? किसी को नहीं है. तुम दोनों को नहीं है, तुम्हारे घर वालों को नहीं है, समाज को नहीं है, कृष्णा को तो छोड़ ही दो. वो तो इसलिए व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप आर यू डूइंग एग्जैक्टली. और इसीलिए जब तुम्हारे शिक्षक बोलते हैं कि भैया तू अभी ना इस टाइम पे इसके साथ एसोसिएट कर, तेरे लिए अच्छा रहेगा. क्यों? क्योंकि वो क्लियरली समझ रहे हैं कि तुम्हारा टाइप कौन सा है और उसमें से कौन से टाइप में तुम फ्लरिश करोगे लाइफ में. तो इनकम्पिटेंट लोगों को भी मदद लेनी चाहिए टीचर से जाके कि मेरे को ना इस सब जंजाल में से बाहर निकलना है. प्लीज़ हेल्प मी हाउ टू बिकम अ प्रॉपर बैलेंस पर्सन इन माई लाइफ. और इसलिए यह ज़रूरी है. अभी जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, अच्छा कर्मयोगी बनना चाहते हैं लाइफ में, वो ये सारे डिपार्टमेंट्स में ध्यान देते हैं जीवन के. जैसे मैंने क्या कहा था कि प्लानिंग, डूइंग, इंटरेक्टिंग, तीन था ना. तो इसके ये सब टॉपिक सही है. मैं पढ़ूंगा नहीं, आप सिर्फ स्लाइड पे जो लिखा है वो पढ़ लीजिए. These are the kind of things we need to spend time with in order to actually become a lifestyle manager. खुद के जीवन के व्यवस्थापन को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रकार के कार्य ज़रूरी है. Improving communication with people. अगर हम सुसंवाद नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट विसंवाद हो जाता है. ये दुनिया का स्वभाव है. हाँ, बेटर प्रिपरेशन. हर जो आप कार्य करने चाह रहे हो, जैसे मैं गुरुकुल की सेवा कर रहा हूँ, डू आई लुक प्रिपेयर्ड? Do you think that this guy knows what he's doing? And he exactly knows what to teach, when, to whom? It requires preparation. I just put not less than 12 years in this preparation. And then I'm coming and presenting something to you. Then comes better planning and organizing. कि वो व्यक्ति planned है, organized है, उसके यहाँ जैसे प्रभुपाद जी ने जब पुस्तक लिखे तो प्रभुपाद जी ने क्लियरली पता था उनको कि पहले कौन से बुक्स ट्रांसलेट करने हैं, फिर बाद में कौन से करने हैं, उसके बाद कौन से करने हैं. उसमें एक भी सीक्वेंस था.
ऐसा नहीं कि कोई भी एक रैंडम बुक उठा के चालू हो गया प्रभुपाद जी, चलो मुकुंद वाला स्तोत्र कर लेते हैं, ऐसे ही मेरे को स्फूर्ति आ गई। नहीं, उसमें कुछ थॉट है हर पुस्तक के साथ। टेकिंग बेटर केयर ऑफ योर सेल्फ, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, नरिशिंग वन सेल्फ नाइसली। एंड आपको जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपके जीवन में, क्या आप उसको पकड़ पाते हो? सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आया है ये गुरुकुल का ट्रेनिंग। क्या तुम इसको कैप्चर कर पा रहे हो अपने जीवन में? आगे जाके भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, मेगा अपॉर्चुनिटीज। कृष्णा बोलेंगे चल, हियर इज योर ब्रेक द बाउंड्रीज, गो ऑफ द लिमिट्स, ऐसे अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन अगर वो समझ में ही नहीं आएगा कि उस समय मुझे वो लेना चाहिए था वो ऑप्शन को, तो वह व्यक्ति फिर जिंदगी भर मीडियोकर जीवन जीता रहता है। पर्सनल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा फील्ड है कि स्व विकास कैसे करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि लोगों के साथ रिलेशनशिप में या व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से मेरा ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कार्यरत रहना। एंड एम्पावरमेंट, खुद के और दूसरों को एम्पावरमेंट करते हुए कार्य करना। ये सारे कार्य करने के लिए ये दूसरा टिप था। व्हाट वाज द टिप? बिकम अ प्लस टाइम मैनेजर। अगर तुम प्लस टाइम बनोगे तो ये सब कुछ कर सकते हो फिर तुम। नहीं तो जिंदगी चलती रहेगी, एक दिन मृत्यु आएगी और हम जब पीछे मुड़कर देखेंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली जीवन के साथ, तो हताश हो जाएंगे। अभी तीसरा टिप है, नो योर पर्सनैलिटी टाइप एंड प्रिपेयर टू बी अ नोबल कंट्रीब्यूटर। तो आप तो लीडर्स बनने के लायक हो ऐसा मान के मैं चल रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं विजनरी लीडर। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। क्या तुम्हें अपना पर्सनैलिटी टाइप पता है? तमोगुणी लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं सामने? आपको लग रहा है इसमें से कुछ है गुण? कौन से वाले हैं वो लिख लीजिए। जैसे आई एम इनडिसाइसिव, मैं डिसीजंस लेता ही नहीं हूँ लाइफ में कभी फटाफट। हाँ, मैं इनअटेंटिव रहता हूँ, जो टास्क चल रहा है उसके अंदर, वो सब तमोगुण के लक्षण है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें से जो आपका लक्षण है उतना ही लिखिए आप, बाकी सब छोड़ो आप कि करना क्या है। जस्ट राइट द वंस दैट आर योर टाइप, कि आपको लग रहा है ये तमोगुण ना मेरे में है, ये कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ पैशन, उसके ये गुण हैं। इसमें से आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर है क्वालिटीज़, उसको आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिवली लिखिए कि रजोगुण की ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। ठीक है, अभी ये है मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण। तो इसमें भी इतने सारे क्वालिटीज़ होते हैं व्यक्ति के अंदर, तो आपके अंदर उसमें हो ज़रूर कोई ना कोई ऐसे क्वालिटीज़ रहेंगे इसमें से। तो वो कौन से हैं आइडेंटिफाई कीजिए। So you can pause it whenever you need it in the video and then do the work and then come back again to continue the discussion. तो इस प्रकार से ये जो 3 गुणों का हमारा जो पर्सनैलिटी है उसके आधार पर एक सिचुएशन टैकलिंग एक्सरसाइज करते हैं हम। आपने वो कैप सेलर का स्टोरी तो सुना है ना, कि वो बंदर आते हैं, उसकी कैप्स उठा के लेके जाते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, how would one behave in such a situation if one was in goodness, passion or ignorance? अगर वो कैप सेलर तमोगुण में रहता था तो वो क्या करता था? वो अंदर उठा के लेके जाने का वो बोलता था चलो वैसे भी मेरे को काम पे नहीं जाने का था, और सो लेते हैं अभी, वो चोरी हो ही गया ना, तो नींद और पूरा कर लेते। और डिप्रेशन में जाता था वो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, माय लाइफ इज सो हार्ड टू बी, नोबडी केयर्स फॉर मी। चलो जाता था उसका रोना, डिप्रेशन। और कोई सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या कर लूंगा मैं, मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया मैं जा रहा हूँ अभी आत्महत्या करने। और कोई हाँ,
या फिर इंटॉक्सिकेशन, टुन होके भूल जाओ दुख को। हाँ, कंफ्यूज्ड, संभ्रम में पड़ जाना, करेक्ट। तो अगर वो व्यक्ति रजोगुण में रहता तो क्या करता था? चीखता था, चिल्लाता था, बंदरों को पत्थर मारता था, गंदे गालियां देता था उसको, है कि नहीं, बंदर को। और वो बंदर लोगों को फुकट का एंटरटेनमेंट मिलता था उसको देख के। बोले वाह, ये तो हमसे भी बढ़िया निकला। हमको लगता था हम बदमाश है या एंटरटेनिंग है, ये तो हमसे ज़्यादा निकला। और कोई? एंग्री हो गया। कोई स्नैप डिसीजन ले लेता था, वो पेड़ ही काट डालता हूँ अभी। अरे पेड़ ने क्या किया? तो और गुडनेस में होता तो क्या करता था? टॉलरेट कर लेता था, सोचता था कि मेरे कर्म के अनुसार हो गया, फॉरगिव कर देता था बंदर को। और कोई? हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग करता था, जैसे उसने किया उस स्टोरी में। क्या किया उसने? उसने जानबूझ के नहीं किया, वो उसने हताश होकर किया था। वो ठक अपना टोपी उठा के जमीन। तो बंदरों ने देखा कि अरे ये नया स्टाइल लगता है, तो उन्होंने भी अपना टोपी उठा। हाँ, तो इस तरीके से उसको सारी टोपियां मिल गई। कम समटाइम्स डिप्रेशन इज वेरी हेल्पफुल, आई थिंक, you know, in life. So I'm just joking. तो पॉइंट क्या है? क्या आप अपने जीवन में आने वाले हर उलझन को इस नजरिए से अभी देख पा रहे हो? जैसे विष्णु भैया को करंटली हार्ड टाइम दिया जा रहा है, इज आश्रम इंचार्ज, एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट दिस गाय हैज सम प्रॉब्लम्स, यू नो, एंड दोज प्रॉब्लम्स मेक हिम इनवैलिड एज अ लीडर इन द आश्रम। तो उसके लिए 3 रिएक्शन तुम दे सकते हो। हाँ, एक होता है डिप्रेशन का रिएक्शन, दूसरा होता है एंगर का रिएक्शन, और तीसरा होता है यू नो क्रिएटिव थिंकिंग, कि मेरे में क्या बदल लाना जरूरी है जिससे लोग संतुष्ट हो जाए। तो ये बंदर का स्टोरी हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी लाइफ में? तो आप हंस रहे हो उसके ऊपर, आपके खुद के लाइफ के बारे में सोचो। आप क्या आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है जिसके कारण आप व्यथित हो? आपको लग रहा है ये इसने मेरे बहुत तंग करके रखा है, सिचुएशन ने मेरे को इससे बाहर निकलना है। तो 3 प्रकार के रिएक्शंस है उसके लिए। तो इसलिए ये जो पर्सनालिटी टाइप्स हैं, ये हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ओके, ये ब्रॉड टाइप है। फिर इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर कोई तामसिक है प्योरली ज़्यादा, तो लेजी, सेंशुअस, इनएक्टिव, ऐसा ही उसका जीवन जा रहा है। लेकिन वो तमस में थोड़ा रजस मिक्स हो जाता है, तो ही बिकम्स अपॉर्चुनिस्ट, वांट्स अदर्स टू वर्क फॉर हिम एंड बिकम्स प्रोन टू वायलेंस। टिपिकली वैश्य लोग ऐसे रहते हैं। या फिर कोई व्यक्ति है जो प्योर राजसिक है, यू नो, फुल एग्रेसिव, फुल ऑफ सेल्फिश ड्राइव, प्रोन टू एक्टिव लाइफ, यू नो, लात मारूंगा उधर पानी निकालूंगा मैं, ऐसा वो ऐसा राजसिक रहता है वो व्यक्ति। और लेकिन उसका अगर सत्व के साथ कॉम्बिनेशन है तो असर्टिव बनता है वो। ही स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज इन लाइफ, ही फाइट्स फॉर अदर्स कॉज ऑल्सो, नोबल कॉज। अगर प्योर सात्विक है कोई, he becomes a noble man, a man of perfection. He has a lot of love and compassion, you know, in heart. He's an enlightened soul. लेकिन उसमें तमस मिक्स हो गया तो क्या होता है? That guy becomes simple minded. उसको थोड़ा लोग उल्लू बना भी देते हैं। He lacks worldly experience. उसका जीवन के अनुभव नहीं है उसको, इसलिए उसको लोग गोल करते हैं कभी भी। और ये सब का मिक्सचर कोई होता है, उसको कॉमनर बोलते हैं। He has no guidance system of his own and he is prone to any influence. मतलब उसके जीवन में अगर कोई राजसिक व्यक्ति आ जाएगा उस दिशा में चला जाएगा, कोई सात्विक व्यक्ति आएगा उसकी दिशा में चला जाएगा, तामसिक व्यक्ति आएगा उसकी दिशा में चला जाएगा। सो दैट गाय इज कॉल्ड एज अ कॉमनर।
ये समझ रहा है? सो नाउ यू टेल मी, इज भगवद गीता नॉट प्रैक्टिकल? इससे और प्रैक्टिकल तुमको क्या चाहिए सेल्फ अवेयरनेस के मामले में? सेल्फ अवेयरनेस एज अ टॉपिक इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन भगवद गीता पूरा दूध का दूध पानी का पानी बना के देने वाला है। भैया ऐसा है तुम्हारा सब, तुम अभी ढूंढो अपने आप को और लगाओ अपने आप को काम पर भगवान की सेवा में। So these people typically become criminals, lawbreakers. This guy becomes political leader. That guy becomes a trainee, commoner, a commercial businessman, noble leader with vision, enlightened soul. This guy is a learner, good learner. You know. तो ऐसे इनके पर्सनैलिटी टाइप्स बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना ये सीक्वेंस? तो अभी ये सोचने के बाद तुमको क्या लग रहा है, तुम कौन हो? वो जरा लिखो नहीं, सिर्फ उतना ही लिखना है अपना खुद का टाइटल। I am this. How many of you feel you are a commoner? How many of you feel you are a learner? How many of you feel you are an enlightened soul? How many of you feel you are a trainee? Commoner, sorry. How many of you feel you are a noble leader with a vision? You are saying me, I am like that. Rajas or Rajoguda or Satvaguda. So the point is, enlightened soul और कमर्शियल बिजनेसमैन, इनका बीच वाला जो है उसको असर्टिव नोबल लीडर विथ विजन बोलते हैं। इसको वैदिक टाइम्स में राजर्षि बोला जाता था। राजा भी है और ऋषि भी है वो। तो गुरुकुल में मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, टिपिकली वो हालांकि वर्णाश्रम के दायरे में आपको सुस्थित करना है, लेकिन मैं ऐसे कुछ विशेष व्यक्तियों की तलाश में हूँ जो राजर्षि बनने लायक योग्य व्यक्ति हैं। तो गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश। इस पूरे जगत में कहीं ना कहीं ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार किसने पूछा भी, व्हाई हैव यू कम टू द अमेरिका? प्रभुपाद जी ने कहा कि टू गिव ब्रेन टू योर सोसाइटी। तो ऐसा जवाब पूछेगा तो मैं वैसे ही जवाब दूंगा कि तुम्हारे पास इतना समृद्धि है, पैसा है, फैसिलिटी है, लेकिन उसका उपयोग क्या करना है वो मालूम नहीं है तुमको। वो जो बताएंगे ऐसे लोगों की तलाश में मैं आया हूँ, उनको मैं चुनूंगा, उनको प्रशिक्षण दूंगा, उनको स्पिरिचुअल लीडर बना के तुम्हारे हित के लिए सेवा में लगाऊंगा। दिस इज कॉल्ड अ पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर। तो हमने ये सुना है कि हमारे ABCDE 5 आइटम जो है, एसोसिएशन, भगवद गीता भागवतम स्टडी, चैंटिंग, अच्छा प्रसाद, डाइट एंड एनवायरनमेंट, ये 5 चीज़ें बहुत पावरफुली अफेक्ट करती है हमको। किसके लिए? हमारे मोड्स को चेंज करने के लिए। तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में फास्ट लेकर जाते हैं ये 5 चीज़ें। दिस इज लाइक अ व्हाट डू यू कॉल, लाइक अ lift that just takes you very fast through the whole process rather than taking you step by step, one item लेके नहीं जाने से अच्छा है। और इसीलिए आगे जाकर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सबसे पहले ये 5 चीज़ें अरेंज करना। तुम कहीं भी जाओगे, कोई भी नई परिस्थिति आएगी, उसमें ये 5 चीज़ों को छोड़ना नहीं, उसको क्रिएट करना अपने अराउंड, एंड देन स्टे इन दैट काइंड ऑफ गुड एसोसिएशन और एनवायरनमेंट। तो ये था एक ओवरव्यू कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं और उसका क्या ज़रूरत है। और हमें ये जो 3 टिप्स हमने देखे, पहला टिप क्या देखा था? राइट द बुक ऑफ योर लाइफ मैच्योरली, परिपक्व होके अच्छे से खुद सोच समझ के लिखना हर एक पन्ने को। फिर हमने क्या देखा दूसरा टिप? बी ए प्लस मैनेजर, हमेशा कॉन्शियस रहना मैं टाइम को कैसे यूज़ कर रहा हूँ लाइफ में। डोंट बिकम अ माइनस मैनेजर इन लाइफ। हाँ नहीं, वो सब ठीक है। तीसरा बड़ा टिप कौन सा था? नो योर पर्सनैलिटी टाइप एंड बिकम अ नोबल विजनरी लीडर, वर्क इन दैट डायरेक्शन। तो ये 3 मेन टिप्स मैंने दिया अभी तक आपको। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत कुछ डिस्कशन किया हमने,
लेकिन अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जितना हमारे हाथ में है उतना ही वो कृष्ण की कृपा पर भी आधारित है। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, 2 उंगली छोटा पड़ रहा था, 1 उंगली क्या थी? हमारा प्रयास, दूसरी उंगली क्या थी? कृष्ण की कृपा। तो ये हमारे जो प्रयास के आइटम है वो मैंने बताए, ये 3 आइटम्स है, और साथ में चाहिए कृपा। वो कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान बाध्य हो जाते हैं उसके लिए। हाँ, नामी को होती है चिंता, नाम ना हो बदनाम। जिसका किसी का बड़ा नाम होता है, सोसाइटी में रिप्यूटेशन बहुत हाई रहता है, उसको क्या चिंता रहती है? मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। जैसे कोई टाटा बिरला है, बड़ा व्यक्ति एकदम, उसके घर पे कोई गया, भिक्षा मांगा उसने और कुछ नहीं दिया उसको, या फिर दिया तो चवन्नी दे के भेजा उसको, 8 आना दे के भेज दिया, 1 रुपया दे के भेजा, तो उससे क्या होता है? वो उसका नाम खराब होता है। वो अरे इतना नामी व्यक्ति, इतना दरिद्र इसका एक्शन, ये तो लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण को भी अपने नाम की पड़ी है, बोलना अरे इतना पुकारा इसने, नाम लिया बार बार, कुछ तो कृपा देना ही चाहिए इसको, ऐसे कैसे छोड़ दे इसको। तो इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते समय ऐसे कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, और तुम्हारा मन केवल अपने काम में तो मैं अपने नाम में। हाँ, मतलब माइंड, देन यू मैनेज योर ओन लाइफ योर वे। और इसीलिए ऑफ ऑल थिंग्स वी कुड डू टू बेग मर्सी फ्रॉम कृष्णा इज टू चैंट विथ सिंसियरिटी and also recite that our daily prayer for guidance. क्या है वो prayer? O son of Maharaj Nanda, king in the kingdom of love, please bestow upon me your affection. I wish to serve you, I wish to love you. Please accept and use me. Please show me my next steps. Although I may not be able to see the greater picture, please guide me to the right path. Please connect me with the right people and the right ideas. I am helpless and in need of direction. Kindly strengthen my heart so that I can always choose what is right over what is easy. I beg you, please let me become an instrument of your love and plan. Om Tat Sat. What a meaningful prayer in this context. जब आप इसके बारे में सोचोगे तो और लगेगा आपको। और इसीलिए हम यहाँ पर इस सत्र को विराम देते हैं, यही कहकर कि ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ, 100 सुनार की 1 लोहार की। जस्ट चैंट हरे कृष्णा नाइसली एंड सिंसियरली बेग फॉर मर्सी फ्रॉम कृष्णा अलॉन्ग विद डूइंग अदर एफर्ट्स। आपको सॉलिड एंड प्रॉपर एलिवेशन तुरंत मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? आपने बोला था ना कि आगे जाके मतलब जो लीडर होता है उनका आर्ट कीजिए, उससे पूछना था कि आप बोल रहे थे ना आगे जाके हमें अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम्हें इसे चूज करना है, तो उसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अभी आपने अच्छे मार्क्स लेके आए तो आगे जाके आपके लाइफ में चुनाव आएगा कि कौन से कॉलेज में जाना है फॉर एग्जांपल। तो कॉलेज किस आधार पर चुनोगे तुम? अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, अच्छे मार्क्स है तुम्हारे पास, कहीं चाहे वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो तुम। तो तुम ऐसा कॉलेज चुनोगे जहाँ पे ये 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट, यू हैव गॉट सम गुड स्पिरिचुअल लीडरशिप। दूसरा, यू हैव गॉट सम प्रसादम दैट यू कैन अरेंज। तीसरा, यू हैव गॉट ग्रेट करियर बिल्डिंग एंड इन्फ्लुएंस मेकिंग अपॉर्चुनिटीज। चौथा, यू हैव गॉट और यू कैन गो एंड क्रिएट एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड सोल्स ऐसी जगह पर। एंड फिफ्थ, अ प्लेस वेयर यू कैन ग्रो योर पोटेंशियल टू इवेंचुअली यूज इट इन कृष्णा सर्विस। तो ये देख कर तुम अपॉर्चुनिटी चुनोगे कि मैं यहाँ जाऊँगा। तो ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे काउंसिलिस्ट के साथ कि
क्रूशल टाइम्स पे क्रूशल डिसीजंस लेने थे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा, कहाँ पढ़ेगा, क्या करेगा। तो इतने बार वो डिस्कशन कामयाब हुआ या सक्सेस मिला उसको, क्योंकि वो जो हमने चुना था एक क्राइटेरिया के ऊपर, इस बेसिस पे, वो सही में उसके लिए एक वरदान साबित हो गया। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय अपॉर्चुनिस्ट। नहीं तो कभी कभी हम बोल रहे कि ये अच्छा कॉलेज है लेकिन फिर भी ये घर के पास में है, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, कम पैसा ले रहा है, उसका फीस कम है, या फिर वो उसका जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा रहता है इसलिए उधर मैं जाऊंगा। ये कुछ क्राइटेरिया एकमात्र नहीं है। दिस कैन बी सम क्राइटेरियाज, आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट रहना मतलब बी क्लियर कि व्हाट आर यू हेडेड फॉर इन लाइफ। ठीक है। कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम उस सिचुएशन में, तो हम एसोसिएशन कैसे क्रिएट करें उसके अंदर। आपने बताया ना कि ऑलरेडी मिल गया ना एक, ऐसे और 2-4 लोग पकड़ो, बस खत्म, तुम्हारा उर्ली कांचन इज सेट आफ्टर दैट। सेकंड ये था कि वर्णाश्रम का क्या इम्पोर्टेंस है। We will take that topic another time. Varnashram is a big discussion. Once we open that, it's like we'll come back to that. All right. Thank you very much. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.